गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम जो है एनसीएफ का ये आपका पार्ट नंबर 2 है और अगर अभी तक आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस पार्ट में हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और ये एनसीएफ जो 2005 है आपका, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने एनसीएफ 2005 को लेकर जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है, वो पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, किस तरीके से एनसीएफ आया है, एवरीथिंग। और हमने जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो भी डिस्कस किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे जो एनसीएफ 2005 है उसे जो है बनाया गया है। तो वो देखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप जो उसे देख लेते हैं तो आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं एनसीएफ को लेकर। और एनसीएफ 2005 जो है आपकी हर कोई भी जो टीचिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को। और आप जो है प्लेलिस्ट को चेक भी कर सकते हैं जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसे सेव भी कर सकते हैं। और अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी शिक्षा नीति है अब फिलहाल में अगर हम देखें तो वो संवर्ती जो सूची है उसका विषय है। संवर्ती सूची का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, हमारा जो स्टेट होता है और जो हमारा जो सेंटर होता है वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं। उसी को जो है संवर्ती सूची कहा जाता है। यानी कि दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगे, फैसला लेंगे। अब जो है हमें पता है कि संवर्ती सूची का विषय क्या, एजुकेशन हो चुका है, पर कब हुआ है आपको ध्यान रखना है, 1986 में हुआ है। और 1986 में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि 1986 में आपकी NEP यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो आया था। तो ये 1986 में उस टाइम तक जब ये पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ये आई है, तो उस टाइम पर आपका जो ये शिक्षा है, ये एजुकेशन है, वो संवर्ती सूची का विषय हो गया था। यानी कि अब जो है ओवरऑल पूरा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, उसके लिए क्या होगा, अब शिक्षा जो एजुकेशन को लेकर जो भी नियम वगैरह बनाए जाएंगे वो दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगे, वो बनाएंगे। यानी कि पहले क्या करता था, जो राज्य होते थे वो अपने अपने नियम बनाते थे शिक्षा को लेकर। अब यहाँ पर जो हमारी ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें जो है जब यह 1986 की आई थी, ये वाली हमारी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब ये आई थी तो उस टाइम पे शिक्षा जो है संवर्ती सूची का जो है एक तरीके से हो गया था। अब यहाँ पर जो है हमारी जो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, जब ये आई 1986 में, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर क्या करेंगे, निर्णय लेंगे किसी भी एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर। और इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है अपना अलग चलेगा और सेंटर ने कुछ कहा है वो फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अब सेंटर जो चीज कहेगा वो स्टेट को फॉलो करनी होगी। स्टेट अपने रूल्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर क्या है, सेंटर जो कहेगा यानी कि जो भी करिकुलम वगैरह है वो सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया में एक जैसे चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेंटर ने कहा, मानो कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा। तो अब ऐसा नहीं है कि सेंटर जो है, जो केंद्र है, वो तो ये बोल देता है कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए जो हमारी एजुकेशन है उसको, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। और स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट वही चीज फॉलो कर रहा है। अभी तक स्टेट है अपनी मर्जी से जो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक जो है, यानी कि केवल और केवल टेक्स्ट बुक पर ध्यान दिवाकर ही पढ़ाई करवाई जा रही है, ऐसा कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि एजुकेशन एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, पूरे राष्ट्र की एक नीति होनी चाहिए एजुकेशन को लेकर। तो ये चीज, ये बड़ा फैसला लिया गया था इसके अंदर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी जो है हमारी ये जो राष्ट्रीय नीति है एजुकेशन को लेकर NEP, ये इससे पहले भी आई हुई थी, ये आई थी 1968 में। तब तक क्या है, तब तक जो है हमारा शिक्षा जो था वो संवर्ती सूची का विषय नहीं था और इसलिए जो है स्टेट और सेंटर अलग अलग रहते थे। बट अब जो है 1986 में जो हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई है, इसमें क्या है, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय हो गया था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो निर्णय लिया गया, ये लिया गया कि स्टेट और सेंटर दोनों साथ में चलेंगे। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब जैसे कि आपको पता होगा इस टाइम पर क्या हो रहा था, इस टाइम पर हमने बहुत जो चीजें हैं हम एजुकेशन में सुधार कर रहे थे। हमारा मानना था कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा अभी अभी जो देश है वो आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, और हमारा मानना था
कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो आगे चलकर क्या करे, बहुत सारे जो भी चीज वो मतलब कि हमारे देश को, हमारा जो राष्ट्र है उसका विकास कर सके। और इसलिए जो युवा पीढ़ी है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर जो है हमारे स्कूल जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह लाई जा रही थी, बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे थे, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी कि बहुत चीजें की जा रही थी एजुकेशन सिस्टम में। बट उसके बाद भी जो है हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो है दिखाई देती है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो हमें देखना है कि यानी कि एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी भी थी। एनसीएफ 2005 से पहले की बात की जा रही है, यानी कि जब हमारा आजाद जो हमारा जो देश आजाद हुआ था उस टाइम की बात की जा रही है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी एजुकेशन सिस्टम में ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे यहाँ पर है कि हमारा जो लैक ऑफ लिटरेसी जो स्किल है वो रही थी, यानी कि हमारा जो लिटरेसी को हिंदी में साक्षरता जो कौशल है वो कम रह रहा था। यानी कि इतने सारे चेंजेस करने के बाद एजुकेशन सिस्टम में फिर भी क्या है, हमारा जो लिटरेसी स्किल है वो कम था। क्यों कम था, अब इसके पीछे काफी रीजन हो सकते थे, तो वो चीज देखने के लिए ही तो हमें जो एनसीएफ वगैरह डिजाइन करना था ना। तो ये जो लिटरेसी स्किल है वो लगातार कम हो रहा था। लिटरेसी स्किल का मतलब है, साक्षरता कौशल का मतलब है कि बच्चे केवल पास तो हो रहे थे, ठीक है, कैसे ना कैसे करके बच्चे पास हो रहे थे, बट उनके अंदर का जो कौशल है, यानी कि जैसे कि पढ़ना लिखना, ये जो कौशल है, ये जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो रही थी, जो कि बिल्कुल खराब है, बिल्कुल गलत है। यानी कि केवल पास होना, केवल मार्क्स लाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक और प्रॉब्लम थी, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी तो हमें डिस्कस करनी है सारी की सारी, बट नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है कि बच्चे क्या करते थे, या जबरदस्ती उनसे करवाया जाता था, वो स्कूल छोड़ देते थे। अभी भी है ये प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप देखते हैं कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनका स्कूल जबरदस्ती छुड़वा दिया जाता है। अब तो एक हद तक बहुत कम हो चुका है ये, पर उस टाइम पर आपको पता है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतना नहीं माना जाता था और इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था लड़कियों को पढ़ने के लिए। तो यानी कि सबको पढ़ाई करने का हक था, पर फिर भी जो लड़कियां यहाँ पर, हम जो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ चाहे लड़के हों, उन्हें भी जो है पूरा उनका स्कूल कंप्लीट ना करवाए बिना ही उन्हें स्कूल छुड़वा दिया जाता था, ड्रॉप आउट हो जाते थे वो, ठीक है। तो स्कूल छोड़ने की जो प्रॉब्लम बनी हुई थी, अब बीच में स्कूल छोड़ देंगे तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या कर सकता है, यानी कि उसको जो है ये चीजें सोचनी होंगी कि किस वजह से स्कूल छोड़ रहे हैं और हम किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है जो स्कूल कंप्लीट होने तक रखें। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई थी। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम जो है वो है रूरल स्कूल आर मल्टीग्रेड। इसका मतलब है कि जो रूरल का मतलब है कि जो पिछड़े जो इलाके के जो भी स्कूल हैं, जो पिछड़े गांव वगैरह रहे हैं हमारे देश में, उसके जो स्कूल हैं वो क्या हो रहे थे, वो लगातार जो है उसमें जो मल्टी ग्रेड जो है वो हो रहे थे। इसका मतलब है कि वहां पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मानो कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, वो सारे के सारे एक ही उसमें पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर लेवल अलग अलग है और हमारा स्कूल सिस्टम कहता है कि हमें एज के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, बच्चों को क्लास में डालना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है, हमें देखने को मिलता है कि चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, बट वो एक ही उसमें पढ़ रहे थे। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ पर फेस होती है। और इसके बाद एक और प्रॉब्लम देखिए, लर्निंग जो थी वो अलग थी, यानी कि उसे जो है अलग किया गया था एक्टिविटी से। यानी कि जो भी एक्टिविटीज, आज जो है एनसीएफ क्या कहता है कि जो एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों की, और एक्टिविटीज हमें करवाकर ही बच्चों को क्या है कुछ ना कुछ नया सिखाना चाहिए। बट उस टाइम पर क्या प्रॉब्लम थी कि जो लर्निंग है, यानी कुछ भी सिखाना है, वो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक था। मेनली प्रॉब्लम यही थी कि वो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक था। अब यहाँ पर क्या है, केवल और केवल जो है यही चीज थी कि हमें जो है टीचर आता था, क्लास में पढ़ाता था और चला जाता था। बुक के अलावा कुछ और जो ज्ञान है वो नहीं दिया जाता था बच्चों को। और साथ ही साथ एक्टिविटी का तो कोई सवाल ही नहीं था। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो खेल कूद वगैरह ये चीजें जो हैं, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड नहीं की जाती थी। यानी खेल में तो खेल में कुछ भी चीज सिखाना, ये इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी कि एक तरीके से जो भी पढ़ाई थी उसे बोझ बनाया हुआ था बच्चों के ऊपर। तो ये भी प्रॉब्लम थी। और एक और प्रॉब्लम है फ्यूचर फोकस्ड, यानी कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम उस टाइम का था वो किस तरीके का बन गया था, वो फ्यूचर फोकस्ड हो गया था। यानी कि जो भी हम क्या करते थे उस टाइम पर, उस टाइम की बात बता रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, एनसीएफ खुद कह रहा है अपने चैप्टर 1 में
उस टाइम पर क्या होता था, और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अभी भी होता है कि यानी कि बच्चों से क्या है, बच्चों से अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें फ्यूचर में ये चीज जो है अचीव करनी है। यानी कि किसी पेरेंट्स के बच्चे जो है ये जो है वो ये सोचते हैं पेरेंट्स कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर साइंटिस्ट बने, मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचता है, कोई किसी के लिए। और बच्चों को यही दिखाया जाता था कि तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना और पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज वगैरह है, जो वोकेशनल स्किल्स वगैरह, उन पर बिल्कुल भी जो है उनका सम्मान नहीं किया जाता था एक तरीके से, और ना ही उन पर ध्यान दिया जाता था। यानी कि बच्चे के अंदर पढ़ाई के अलावा कुछ और स्किल है तो उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं जाता था, और फ्यूचर पर फोकस किया जाता था, बच्चे के ऊपर टेंशन डाली हुई थी। और साथ ही साथ क्या है, पढ़ाई में ये देखा गया है कि बच्चे से ये चीज जो है अपेक्षा की जाती थी कि बच्चा क्या है स्कूल में मार्क्स लेकर ज्यादा आएगा। मार्क्स अगर अच्छे आए, पेरेंट्स का भी यही मानना था, टीचर्स का भी यही मानना था, मार्क्स अच्छे आए तो बच्चा कुछ कर दिखाएगा, और मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, बच्चे के अंदर कुछ करने की काबिलियत है ही नहीं। तो ये चीज थी, और उसे जो है फ्यूचर को लेकर उसके ऊपर बोझ डाला जाता था। तो ये चीज है। इसके साथ साथ और भी एजुकेशन जो सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम्स थी हमारे, जैसे कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसे डिस्करेज किया जाता था। यानी कि जो क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चों में सोचने की जो क्षमता है, यानी कुछ अलग करने की जो क्षमता है, रचनात्मक जो थिंकिंग है उसके अंदर, उस पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका मतलब है कि बच्चा अगर कुछ अलग सोचता है, कुछ क्रिएटिव जो थिंकिंग उसके अंदर है, कुछ कर दिखाने की, कुछ एक तरीके से अगर आपने कुछ बोला और उसके साथ अब जो फिलहाल का सिस्टम है वो क्या करता है, क्रिएटिव थिंकिंग को सपोर्ट करता है, पर उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो ये प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ जो ह्यूमन कैपेसिटी है उसे जो है उसे भी नजरअंदाज किया जाता था, और जो ये माना जाता था कि जो बच्चे हैं या फिर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते न्यू नॉलेज को। यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक में है, जो भी बुक में है वही उन्हें पढ़ाना है और वहीं तक उन्हें सीमित रखना है। ठीक है, वहीं तक वो सीमित रह सकते हैं, उनके अंदर कोई ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ अलग सोच लेंगे या कुछ अलग जो है वो थिंक कर लेंगे और अपनी नॉलेज खुद क्रिएट कर लेंगे। ऐसा नहीं माना जाता था। बच्चों के अंदर जो क्षमता है उसे कम आंका जाता था, और केवल टेक्स्ट बुक सेंट्रिक था उस टाइम का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था। तो ये हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं। अब हम देखेंगे इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है, यशपाल कमेटी बनती है इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए एजुकेशन सिस्टम में। यशपाल कमेटी रिपोर्ट आती है आपकी 1993 में, और उसे हम डिस्कस करेंगे अभी उसमें क्या क्या चीजें थी। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है उसने क्या क्या बातें कही, और ये कब आई थी, 1993 में आई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यशपाल कमेटी रिपोर्ट में किन किन चीजों पर फोकस किया गया था और क्या क्या चीजों के लिए सुधार के लिए कहा गया था, तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो है इसका जो नाम ही ये है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, आपको ध्यान रखना है, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्कूल का बस्ता वगैरह है उसका बोझ कम कर दिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये था कि हमें जो है किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को। यानी कि उस टाइम पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, हमने देखा कि फ्यूचर पर फोकस किया जाता, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक था, बच्चों को सोचने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था, एक्टिविटीज वगैरह कुछ नहीं करवाई जाती थी। यानी कि सब कुछ जो है बच्चों पर लादा जाता था, जो चाहे वो कर सकते थे, हम लाद सकते थे एज अ टीचर, एज अ स्कूल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती थी। बट यशपाल कमेटी रिपोर्ट ने ये बताया कि जो ये लर्निंग विदाउट बर्डन है, इसका मतलब, इनका मतलब, कहने का मतलब ये था कि हमें जो है शिक्षा, जो भी हम शिक्षा दे वो जॉयफुल होनी चाहिए। यानी कि हमें जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हमें जॉयफुल लर्निंग करवानी है स्टूडेंट्स से, ना कि हमें बर्डन डालना है उनके ऊपर। हमें जो है एक्टिविटीज वगैरह भी करवानी चाहिए, और यहाँ तक कि एक्टिविटीज के थ्रू ही हमें जो है उन्हें पढ़ाना चाहिए। हमें जो है लिंक करना चाहिए उनकी जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है, जहाँ से भी वो कुछ भी सीख कर आए हैं, उन चीजों को लिंक करते हुए हमें पढ़ाना चाहिए। ये बात कही थी। तो ये चीजें जो हैं, ये चीज है, इसका मतलब है लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आपको ध्यान रखना है, लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें बस्ते का जो बोझ है वो कम करना है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है हमें बढ़ा देनी है, फिर कम कर देनी है, इस तरह का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब साफुल ये है कि जॉयफुल लर्निंग करवानी है हमें स्टूडेंट्स को। तो ये जो चीज थी, इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है, और बहुत नई बात यहाँ पर लेकर आए थे ये।
इसके साथ इन्होंने फोकस किया कि जो भी हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का हो गया कि वो क्या है, अब टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो गया है। यानी कि अब वो क्या कर रहा है, केवल और केवल क्या कर रहा है, बच्चों पर, यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है, हमें जो है युवा पीढ़ी को कुछ ना कुछ सिखाना है, और उसके लिए किताबों में बहुत मोटी मोटी किताबें लगाने स्टार्ट कर दी गई। किताबों में ये सोच रहे थे कि सब कुछ, सारा भंडार शिक्षा का उसी में आ जाएगा, बच्चे पढ़ लिख के पता नहीं क्या बन जाएंगे, ऐसा सब कुछ था। बट ये जो चीज है बच्चों के ऊपर बर्डन था। और यहाँ तक इसका मतलब मोटी किताबों से मतलब नहीं था, इसका मतलब ये था कि जैसे कि एक विषय उसको लेकर अलग अलग किताबें बना दी जा रही हैं, ऐसा सब कुछ, ठीक। तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, यानी कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक का मतलब साफ साफ ये होता है केवल जो है बुक के अलावा, उस बुक के अलावा हम कहीं और से नॉलेज नहीं ले सकते। हम बच्चों की जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसे जो है हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीजें हैं यहाँ पर। यानी कि हम जो है केवल और केवल बुक पर ज्यादा फोकस करते हैं। क्लासरूम में टीचर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है, बच्चे उनसे ज्यादा सवाल जवाब ना पूछें, यही होता है ये सिस्टम। बट यशपाल कमेटी ने कहा कि जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसे चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हमें जो है चाइल्ड जो है हमारे लिए चेंज नहीं होगा, बच्चा हमारे लिए बदलेगा नहीं, हमें बच्चे के लिए बदलना पड़ेगा। हमें जो है हर बच्चे के लिए, हर बच्चे को जो है हमें फोकस करना पड़ेगा, हर बच्चे की जो स्किल्स है उसे समझना पड़ेगा, उसे इम्प्रूव करना है हमें, जो भी स्किल है उनकी। साथ ही साथ हमें जो है, कोई बच्चा हो सकता है क्लास में कम समझ, मतलब टाइम लेता हो पढ़ाई करने में, समझने में, कोई जल्दी समझ जाता हो, तो हर किसी के लिए स्ट्रेटेजी जो चेंज करेगा वो टीचर करेगा, ना कि बच्चा चेंज होगा टीचर के लिए। तो ये चीज थी इसमें। चाइल्ड सेंटर की जो बात की गई है वो यशपाल कमेटी ने की, और यही एनसीएफ 2005 जो है इसे फॉलो भी करता है। हम देखेंगे जो एनसीएफ 2005 है वो यशपाल कमेटी से प्रभावित होकर, यशपाल कमेटी की बातों को मानते हुए इन चीजों को क्या कर रहा है, इन चीजों को अपनाया है उसने। इसके बाद जो यशपाल कमेटी है उसने और भी बातों पर जो है ध्यान दिया है, जैसे कि उसने जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सामने लेकर आया। जैसे कि मैंने अभी कहा, टेक्स्ट बुक सेंटर जो भी चीजें सारी बस बुक ही बुक है, बुक जो है बच्चों को बिल्कुल रटा दी जाए, ठीक है। साथ ही साथ जो है पेन पेपर जो है वो जो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता, पेन पेपर जो एग्जाम वगैरह होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता था, मार्क्स पर ध्यान दिया जाता था कि बच्चों ने मार्क्स लाए तो सब कुछ है वो इस तरीके से, और कंपटीशन की जो भावना है वो बढ़ाई जाती थी बच्चों के अंदर। बट ये चीजें गलत हैं, और इन चीजों पर ध्यान दिया यशपाल कमेटी ने, और इन चीजों के बारे में बताया उसने अपनी रिपोर्ट 1993 में। इसके बाद सबसे मेन जो चीज है रोट मेमोराइजेशन, यानी कि बच्चों को जो है रटन प्रणाली के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। यानी कि बच्चे कुछ समझे या ना समझे, बुक में जो चीज लिखी है उसे रट लो, हो जाएगा सब कुछ, पढ़ लो, हो जाएगा सब कुछ। यानी कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे कोई ध्यान नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था, बस बच्चे को मार्क्स अच्छे लाने, रटना है, रट कर नंबर लाओ, चाहे किसी भी तरीके से लाओ। यानी कि बच्चे ने बुक में जो लिखा है वो रटवा दो उसे, वो काफी है, इनफ है। यानी कि हम जो है उसे ना तो ये चीजें सिखाते थे कि डेली लाइफ में उसे जो है इस्तेमाल करो, इस तरीके की चीजें उसे अपने जीवन में लेकर आओ, ये चीजें जो है कहीं छिप गई थी। इन चीजों पर फोकस किया यशपाल कमेटी ने, और इसने कहा है कि जो रोट मेमोराइजेशन है ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि कंपटीशन हो गया हमारा जो एजुकेशन में होता है, टेक्स्ट बुक सेंट्रेड हो गया, रोट मेमोराइजेशन हो गया, तीनों की तीनों चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स जो है यशपाल कमेटी ने बताई, और उसने कहा कि हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए, फिर हमें जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। हमें जो है बच्चों का जो बर्डन है वो कम करना है, जॉयफुल लर्निंग करवानी है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है उनकी क्वालिटेटिव एजुकेशन पर। यानी कि हमें केवल जो है मार्क्स से मतलब नहीं होना चाहिए, नंबरों से मतलब नहीं होना चाहिए, बच्चे उसे समझें, ठीक है, उसे धारण करें, ठीक, वो वैल्यूज जो सिखाई जा रही है उन्हें समझे, उन्हें ग्रहण करे, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें उन्हें देनी है। हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी उन्हें नहीं देनी है, हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी देनी है उन्हें। हमें उनके जीवन को क्या करना है, एक सक्सेसफुल जीवन जो है उनका बनाना है, और उसके लिए क्वालिटेटिव एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है। और यही यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 कहती है। अब जो है हम देखेंगे जो एम.के. गांधी है उन्होंने क्या कहा था। जो एम.के. गांधी, आपको ध्यान रखना है कि फिर
इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो ये नई तालीम दी थी, किसने, एम के गांधी ने नई तालीम दी थी। और नई तालीम एम के गांधी यानी कि हमारे जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने नई तालीम, वो भी उनका मानना भी कुछ इसी तरीके का था कि हमें जो है किस चीज पे फोकस करना चाहिए एजुकेशन में, हमें जो है बच्चे के अंदर किन चीजों पर जो है उनका विकास करना चाहिए। ये हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनका भी यही कहना था, और उन्होंने नई तालीम जो है वो दी थी। नई तालीम का मतलब है नई तरह की शिक्षा, ठीक है। नई तालीम का मतलब नई तरह की जो शिक्षा है उसकी बात की थी उन्होंने, जिसमें जो है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर होने के लिए हमें जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, इस तरीके से हमें एजुकेशन जो अपना सिस्टम रखना पड़ेगा। और यही चीज जो है एम के गांधी ने भी कही थी। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि हमें क्या, व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है वो भी उसके अंदर कायम रहे, हमें इस तरीके से उसे क्या है विकसित करना है। और ये चीज हम बच्चों में ही कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से जो है उनकी बुनियाद जो होती है वो शुरू होती है। तो आपको ध्यान रखना है एम के गांधी ने जो नई तालीम दी थी उसमें किन दो चीजों के बारे में बात की थी, उन्होंने सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी हैं हमारे, उन्होंने कुछ और भी बातें जो है उनका मानना था, यानी कि उनकी जो विचारधारा थी वो कुछ और भी थी। जिस तरीके से, जैसे अगर हम देखें तो नॉन वायलेंस की बात करते थे, यानी कि हमेशा वो क्या है, शांति की बात करते थे, हमेशा शांति की बात करते थे वो, ठीक है। और जो हमारे जो मदर टंग है उसके बारे में बात करते थे कि हमें क्या है, मदर टंग पे फोकस करना चाहिए, मदर टंग के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमें जो है जो मातृभाषा है उसमें सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए, तो आप जो है किस ऑप्शन पे टिक करेंगे कि जो मातृभाषा, जो मदर टंग है, उसमें स्टार्टिंग में प्रारंभिक शिक्षा में उसी में देने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक। वर्किंग टुगेदर यानी कि हमें जो है एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और ये जो चीज है, महात्मा गांधी के जो विचार हैं, केवल एक स्टूडेंट के लिए नहीं थे बल्कि हम सभी के लिए थे। और इन चीजों को क्या है, एनसीएफ में जो है इन चीजों को भी डाला गया है, आपको ध्यान रखना है। और वोकेशनल एजुकेशन की भी वो बात करते थे, और ये चीज जो है एनसीएफ 2005 में अभी फिलहाल में जो है ये चीजें भी लाई जाती हैं। तो ये चीजें हो गई। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कुछ और भी चीजें थी, जैसे कि हमारे जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है वो आया था, ठीक। जो हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है वो आया था हमारा इसी में। और इस टाइम पर कब आया था, ये 1952 में आया था। आपको ध्यान रखना, जो ये कमीशन है ये 1952 में आया था। और इसने भी जो है एक ये आया था हमारा 1952 से लेकर 53 के बीच में, और इसके साथ साथ इकट्ठ हो गया है, सॉरी, ये आया था। इसके साथ साथ हमारा जो एजुकेशन कमीशन है, जिसे हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, वो भी हमारा आया था। और वो आया था हमारा जो कमीशन है, एजुकेशन कमीशन, जिसे हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, कोठारी कमीशन के नाम से बड़ा फेमस है ये। और ये हमारा 1964 से लेकर हमारा 66 तक के बीच में आया था ये हमारा एजुकेशन कमीशन। इन दोनों ने किन बातों पर फोकस किया, इन दोनों ने फोकस किया है हमारी नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। आपको ध्यान रखना है, नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। और यानी कि इनका मानना है कि जो राष्ट्रीय विकास है वो होना चाहिए। तो इन दोनों के थ्रू जो है ये जो विचारधारा ये भी फॉलो की गई है कि हमें जो है नेशनल डेवलपमेंट करना है, राष्ट्रीय जो विकास करना है, तो हमें क्या है इन चीजों पर क्या है फोकस करना पड़ेगा, जो भी चीजें यशपाल कमेटी में बताई हैं। इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से जो यशपाल कमेटी है उसके थ्रू जो है हम किस तरीके से जो हमने जो एनसीएफ, क्योंकि हमने देखा कि जो यशपाल कमेटी है वो 1993 में आई, उसके बाद जो है हमारा एनसीएफ आता है 2000, बट उसमें किसी तरीके का कुछ भी इस तरीके का बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि जो ये तानाशाही थी किताबों की, बुक्स की, बुक एक तरीके से टेक्स्ट बुक सेंट्रिक था, वो वैसे का वैसा ही रहता है। यानी कि वो तानाशाही ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है, बच्चों के ऊपर उतना ही बोझ होता है, मोटी मोटी किताबें होती हैं, या फिर इसके साथ साथ जो एजुकेशन है ऐसा माना जाता है बुक्स के थ्रू सब कुछ जो है बच्चों में लाद दिया जाएगा, ब्लैंक स्लेट की तरह है, जो उन्हें पढ़ाया जाएगा वो सीख लेंगे। ये चीज जो है ऐसी की ऐसी बनेगी हमारा जो एनसीएफ 2000 था। बट इसके बाद जो है हमारा एनसीएफ 2000 है, ये भी जो है इसका भी रिव्यू किया गया, इसको भी फॉर्मुलेट किया गया, और फिर से एक बार फिर से जो है हमारा जो ये जो यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी इसको दोबारा से याद किया गया। और इसके बाद आता है हमारा एनसीएफ 2005, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है किस तरीके से एनसीएफ 2005 आया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमने बताया था कि जो हमारे समवर्ती सूची का जो विषय है वो कब बना था, 1986 तक बन गया था। बट कब तक बना था, यानी कि किस टाइम पर जो है समवर्ती सूची में जो है एजुकेशन सिस्टम को लाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 42वां जो संविधान संशोधन है
42वां संविधान संशोधन है वो हुआ था, और उसके कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और उसके बाद जो है जो समवर्ती सूची का जो विषय है वो कौन सा हो गया था? हमारा जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची का जो विषय वो हो गया था। यानी कि अब जो है इस एजुकेशन पर कोई भी निर्णय होगा वो स्टेट प्लस में जो सेंटर है वो दोनों मिलकर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस संविधान संशोधन के बाद हुआ था। और इसके बाद हमारी जो नेशनल पॉलिसी है NPE वो आई थी 1986। उसमें जो है ये बात की गई थी कि जो राष्ट्रीय जो शिक्षा है उसकी जो नीति है वो एक जैसी रहेगी, स्टेट और सेंटर दोनों में एक जैसी रहेगी। और उसी के बाद हमारा जो NCF है वो 2000 आया था, बट उस पे जो है वही चीजें रही जिस पे यशपाल कमेटी ने फोकस किया था, जिन प्रॉब्लम्स को, वो वैसे की वैसी बनी रही। तो इसे भी जो है इसे भी रिव्यू किया गया, ठीक है, इसे भी रिव्यू किया गया। और इसके बाद आता है हमारा NCF 2005। और ये जो है ये यशपाल कमेटी की रिपोर्ट को फिर से याद करता है और इस रिपोर्ट के थ्रू क्या करता है? अपने आप को डिजाइन करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि NCF जो होता है उसके थ्रू नेशनल पॉलिसी बनती है, नेशनल पॉलिसी के थ्रू NCF बनता है, तो NCF जो है वो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के अंदर बनता है, यानी कि इसके अंडर होता है। ये केवल सजेशन देता है NCF, और इसे लागू करना ना करना हमारी जो राष्ट्रीय नीति होती है शिक्षा की उसका काम होता है। तो ये चीजें हमने आज जो है कुछ चीजों पर ध्यान दिया है, और हम देखेंगे जो NCF 2005 है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और इस चैप्टर 1 में ये चीजें जो है सारी की सारी बताई गई हैं। इसके साथ साथ और भी चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया कि वो हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि अभी इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, टाइम ज्यादा हो जाएगा तो आप सभी बोर हो जाएंगे, ठीक है। हमें भी जो है खेल खेल में जॉयफुल लर्निंग करनी है। तो आई थिंक अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें कवर करवाई होंगी वो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। और अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इम्पोर्टेंट है पार्ट 1 देखना, देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। और भी हमारी CDP की जो वीडियोस वगैरह हैं वो आपके लिए आती रहेंगी। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए तब तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।